Welcome to science. Now we are going to start a new chapter, chapter number 12. The name of chapter is electricity. क्या आप सभी इलेक्ट्रिसिटी को जानते हैं? Without electricity you can imagine your life. यदि आपकी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी हटा दो तो क्या होगा? There is no television, there is no computer, there is no mobile, there is no washing machine, there is no mixer, and there is no light. Got it? तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी की हम कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते। तो सवाल आता है, द क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कैसे हुई? इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत को समझने के लिए सबसे पहले आप सोचिए एक छोटा सा इमेजिनेशन। मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्ब है, एक कंघी है, और मेरे हेयर ड्राई है और इस पर मैंने इसको रब किया। ये ना तो कंघी है ना तो मेरे हेयर ड्राई है, मैंने खूब सारा ऑयल इस पर चपड़ के रखा हुआ है। लेकिन मान लीजिए, क्योंकि पावर ऑफ इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज, देन आप इमेजिन करिए कि एक कॉम्ब है, मेरे हेयर ड्राई है और मैंने इस पर रब किया। रब करने से पहले मेरे पास छोटे छोटे पीस ऑफ पार्टिकल, पीस ऑफ पेपर से यदि मैं उस पास ले जाऊंगा तो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। लेकिन जब मैं ड्राई हेयर से कॉम्ब को रगड़ता हूं और फिर छोटे छोटे पीसेस के पास ले जाता हूं, लाइट ऑब्जेक्ट्स के पास ले जाता हूं, तो अट्रैक्ट होते हैं। जब रब आपने नहीं किया था, जब कॉम्ब को आपने नहीं रगड़ा था, तो कहलाएगी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो कैसी थी? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब हमने इसे रब किया, जब इसे हमने रगड़ा, इसमें फ्रिक्शन क्रिएट किया, तब ये हो गई इलेक्ट्रिफिकेशन, हो गया इसका, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया इसमें। और इलेक्ट्रिक चार्ज आने की वजह से ये अब पावर ऑफ अट्रैक्शन दिखाने लगी है। यही वो चीज है जो हमारी इस इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले कहानी शुरू होती है ऑफिशियली, वैसे तो बहुत सारे स्टोरीज है, एक ऑफिशियल जो है करीब करीब 600 BC। 600 BC बेटा इमेजिन करो, इसकी शुरुआत 600 BC। उस समय एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, फाउंडर ऑफ ग्रीक साइंस। जब बहुत सारे फाउंडर्स हुए, वन ऑफ द बेस्ट फाउंडर्स ऑफ ग्रीक साइंस, उनका नाम था थैलेस ऑफ मैटिलस। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो अंबर है, अब बोलेंगे सर अंबर क्या है? अंबर यानी आसमान नहीं, अंबर एक सब्सटेंस है, एक येलो सब्सटेंस होता है जो बाल्टिक सागर के आसपास पाया जाता है, बाल्टिक सी। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हो ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में देख रहे हैं, तो ग्रीक सिविलाइजेशन के आसपास बाल्टिक सागर था, वहां एक येलो रखा गम्स लाइक सब्सटेंस होता है, इसका नाम अंबर होता है। उसके रॉड को उलन कपड़े पर या सिल्क के क्लॉथ पर जब उन्होंने रब किया, तो उन्होंने देखा कि लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने लगा है। इसलिए वाला पहली बार ऑथेंटिक तरीके से हमको डाटा मिलता है कि पहली बार किसी ने ऑब्जर्व किया कि अंबर की रॉड को सिल्क या उलन कपड़े पे हम जब रब करते हैं तो उसमें एक स्पेशल प्रकार का फोर्स जनरेट हो जाता है जो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। और यहीं से शुरुआत हुई इलेक्ट्रिसिटी की। एक ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रॉन। ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अंबर, एक येलो सब्सटेंस, और उसी के नाम पर आ गई इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रिसिटी आगे चल के पता चला कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पे जो चार्ज होता है, जो चार्ज आ रहा है, वो दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट होते हैं, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा। दो पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं। जो नेगेटिव चार्ज भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होते हैं। ये सब आपको अच्छे से पता होगा, नहीं है तो सुन लीजिए। अभी यहां तक बात समझ में आई? तो अब हम यहां से समझने जा रहे हैं। अब बेटे यहां से थोड़ा सा सीरियस नोट में जाइए। एक्चुअली हम फिजिक्स की एक नई बड़ी ब्रांच स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम स्पीकिंग ब्रांच, एक नई ब्रांच। ध्यान रखना, जब आपने ग्रेविटी पढ़ी तो आपने मैकेनिक्स पढ़ा, और यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शुरुआत होती है। इस यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं, या तो मैटर है या तो एनर्जी है। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना। इस यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं, या तो मैटर है या तो एनर्जी। और मैटर और एनर्जी आपस में इंटरैक्ट करते हैं। मैटर और एनर्जी,
एक्चुअली मॉडर्न साइंस आपसे कहता है कि ईच एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। जिसको हम मैटर बोलते हैं कुछ नहीं, वो स्ट्रक्चर्ड एनर्जी है। एनर्जी कंसोलिडेट हो गई है, स्ट्रक्चर्ड हो गई है, मतलब ये मार्कर कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर्ड एनर्जी है। एक ग्लास कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर्ड एनर्जी है। ईच एंड एवरीथिंग इज एन स्ट्रक्चर एनर्जी। लेकिन वो हायर फिजिक्स के लिए है, जब आप बहुत हायर क्लासेस में चले जाएंगे। फिलहाल ये मान लीजिए कि इस यूनिवर्स में मैटर है या तो एनर्जी है। अब जो मैटर है इसकी कई प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी मास। मैटर की प्रॉपर्टी होती है मास, जिसकी वजह से एक फोर्स लगता है ग्रेविटेशन। 8th 9th में थोड़ा बहुत ग्रेविटी आपने पढ़ा हुआ है। तो मास की वजह से क्या लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हर चीज को खींचते रहता है। वैसे तो ये यहां पे मास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर है। मैटर की एक प्रॉपर्टी है मास, जो जनरेट करता है एक फोर्स ग्रेविटेशन। वैसे ही इस मैटर की एक और प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज। चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसके वजह से जनरेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट। तो हम यहां पे सबसे पहले चार्ज को समझेंगे। जब तक हमको चार्ज समझ में नहीं आएगा, हमको करंट समझ में नहीं आएगा। द क्वेश्चन इज व्हाट इज चार्ज। तो फ्रैंकली नो वन कैन टेल यू व्हाट इज चार्ज, दे कैन ओनली टेल यू हाउ चार्ज इंटरैक्ट। कोई आपको नहीं बता सकता चार्ज क्या है, जैसे कोई आपको नहीं बता सकता मास क्या है। तो चार्ज मैटर की बस एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। लेकिन हमें कुछ ना कुछ डिफाइन करना होगा, तो हम चार्ज की एक ऑफिशियल डेफिनेशन देते हैं। और चार्ज की डेफिनेशन है, जरा गौर से देखें, इट इज द प्रॉपर्टी associated with matter. It is the property associated with matter due to which it produces or experiences electrical and magnetic effects. इसके वजह से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स मैटर शो करने लगता है। तो चार्ज की वजह से मैटर क्या शो करता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इस पे हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पहली यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और सेकंड यूनिट मैग्नेटिज्म के बारे में, इसके बाद वाली यूनिट। बेटा एक बात ध्यान रखना, एक मैटर है, मास इसमें हमेशा होता है। मैटर में मास हमेशा होता है, लेकिन चार्ज हमेशा नहीं होता। जब उसमें चार्ज नहीं होता उसको हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। हम उसको किसी भी तरीके से चार्ज कर सकते हैं, हम फ्रिक्शन कर सकते हैं, इंडक्शन कर सकते हैं, कंडक्शन कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं जब इसमें हम चार्ज जनरेट कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखना कि बगैर मटेरियल के चार्ज नहीं हो सकता। तो अगर कोई बोलता है चार्ज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताएं, तो फर्स्ट होगा कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मटेरियल। सेकंड चीज है कि हम चार्ज को फ्रिक्शन की हेल्प से, रबिंग की हेल्प से डेवलप कर सकते हैं। जब हमने इस मार्कर को या किसी कॉम को रब किया, उसमें फ्रिक्शन क्रिएट किया, तो उसका हमने इलेक्ट्रिफिकेशन किया। चार्ज का जनरेट होना इलेक्ट्रिफिकेशन है। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन, राइट। और ऐसी इलेक्ट्रिफिकेशन, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो फ्रिक्शन से जनरेट होती है, इट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो किससे जनरेट होती है, फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन यानी रबिंग से, रगड़ने से, वो कहलाएगी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। पक्की बात। अब हमने बोला था कि जो चार्ज भाई साहब है, दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो इस चार्ज का नामकरण संस्कार, मतलब चार्ज के जो नाम दिए थे, सबसे पहले बार दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमको बताया था कि दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चार्ज का नामकरण संस्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और जब भी हमको चार्ज का सही पता लगाना चाहिए कि चार्ज कितना चार्ज है, हमें चार्ज इलेक्ट्रिफिकेशन का टेस्ट करना होता है, तो हम अट्रैक्शन के थ्रू नहीं करते, हम रिपल्शन के थ्रू करते हैं। कंपटीशन में आपसे पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिफिकेशन को टेस्ट करना है तो कभी अट्रैक्शन को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दो चार्ज मटेरियल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अट्रैक्ट होंगे।
लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल होंगे, क्योंकि अट्रैक्शन तो मास की वजह से होता है, ग्रेविटी भी रहती है, तो एकदम परफेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। दैट्स वाई रिपल्सन इज द बेस्ट मेथड टू टेस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन। ये बात भी समझ में आई। अब बात आती है कि हमें पता लगाना है, मान लीजिए इस बॉडी में कितना चार्ज है, इसका हमको पता लगाना है। तो इसके लिए बेटा एक डिवाइस होता है, इसे कहा जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या कहलाता है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें क्या होता है, एक बॉटल होती है, वी आर डिजाइनिंग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जो हमको बताता है किसी बॉडी में कितना चार्ज है। किसी बॉडी में कितना चार्ज है हमको कौन बताता है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सबसे पहले कांच की बॉटल होगी और हम एक ब्रॉस की रॉड ले लेंगे और यहां पे हम किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से जस्ट लाइक अ कॉर्क से पैक कर देंगे और नीचे 2 गोल्ड की लीफ लगा देंगे और यहां पे एक ब्रॉन्ज का डिस्क होगा। ये स्ट्रक्चर होता है। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉम्ब है या मार्कर, इसे पॉजिटिव चार्ज है। जैसे मैं इसको टच करूंगा, यहां पे जैसे मैं टच करूंगा तो जब प्लस 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 यहां तक आ जाएंगे और इन दोनों साइड में क्या पहुंच जाएगा? प्लस। 2 प्लस एक दूसरे को रिपल करेंगे, इसलिए जो दोनों ब्लड से एक दूसरे से दूर जाएगी, उससे पता चल जाएगा किसमें चार्ज है। जिसका पॉजिटिव चार्ज पता या पॉजिटिव है नेगेटिव कैसा पता लगाएं? अब इसे मान लीजिए पॉजिटिव है, मैंने एक पॉजिटिव टच किया तो इस बॉडी में क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव आ गया है। अब मैंने दोबारा फिर से इसको पॉजिटिव चीज टच की, मैंने जैसे मैंने पॉजिटिव टच किया तो इसका पॉजिटिव इसमें जाएगा तो ये और फैलेगा, मतलब पॉजिटिव से और फैलेगा। लेकिन अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है तो जैसे मैं नेगेटिव टच करूंगा तो प्लस माइनस कैंसिल होने लगेंगे, राइट। इस केस में इसका चार्ज कम होगा तो ब्लेड एक दूसरे के पास आएगी, जिससे हमें पता लगा लेगी कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। खैर इतना डिटेल पे नहीं जाना है, इसका नाम पे ध्यान रखना, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। तो अ सिंपल इक्विपमेंट, सिंपल डिवाइस टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इसलिए कहते हैं कि दोनों जो लीफ है नीचे वाली किसकी होती है? गोल्ड की होती है। कंफर्म। अब सवाल आता है कि जब हमने इसे रब किया, जब हमने इसमें फ्रिक्शन क्रिएट किया तो ये चार्ज्ड क्यों हो गया, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों हो गया? हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रिफिकेशन आखिर में क्यों होता है। तो बेटा आपने जो पढ़ा है उसी के आधार पर समझते हैं। क्या आपने न्यूक्लियस और एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा है? तो आप जानते हैं कि एक न्यूक्लियस होता है, सबको पता है, और उसके पास एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, और उसके पास क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसमें या तो प्रोटॉन्स होते हैं या तो न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि न्यूट्रल का तो कोई रोल नहीं रहा बच्चा, बच्चे प्रोटॉन्स। वी कैन से न्यूक्लियस ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। एटम का न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कुछ ऐसे। इसके न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन्स दिख रहे हैं, तो इसके आउटर और इनर सेल्स में भी टोटल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव, मतलब +5 -5 कितना हो गया? 0। तो वी कैन से एटम न्यूट्रल होता है। बेटा 3 चीजें ध्यान रखना, एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन एटम खुद में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देते हैं? 0। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और खास बात है कि जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। जैसे इस डायग्राम में मैंने आपको 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव दिखाया है। ये बात क्लियर है? जब हम फ्रिक्शन करते हैं, अब मान लीजिए ये एटम है, ये जो इससे ये एटम से मिलकर बना रहे हैं, हमने फ्रिक्शन क्रिएट किया, क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर किसी और को मिल जाएगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, हट गया वहां से। ये इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर किसी और को मिल जाएगा जिससे इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, जिसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। अब यहां देखें +5 हो गया, -4 हो गया,
इस कंडीशन में क्या है +5, पर इलेक्ट्रॉन कितने -4, तो कितना हो गया +1। अब ये एटम चार्ज हो गया, कितना पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, लूज करेगा, और पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जिसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा और निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो जिसको इलेक्ट्रॉन मिलता है निगेटिवली चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन को खो देता है, लॉस कर देता है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। एक बात और, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो दूसरे के एक इलेक्ट्रॉन मिला है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ, तो ये निगेटिवली भी उतना ही चार्ज हुआ, +1 तो -1, +2 -2, +3 -3, मतलब जितना पॉजिटिव होता है दूसरा उतना निगेटिव हो जाता है, मतलब टोटल मिला के सिस्टम में तो 0 ही होता है। तो अब समझ में आया कि चीजें क्यों चार्ज हो जाती है। लेकिन चूंकि जितना पॉजिटिव बनता है उतना ही नेगेटिव बनता है, एक बॉडी में पॉजिटिव तो दूसरी बॉडी में नेगेटिव, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल काम करता है। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, पर अल्टीमेट सिस्टम का चार्ज उतना ही, वी कैन से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स का चार्ज कांस्टेंट है, कम या ज्यादा नहीं होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। बेटा पूरी की पूरी चार्जिंग की प्रोसेस में, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रोसेस में किसने रोल किया? इलेक्ट्रॉन ने। प्रोटॉन ने कोई रोल नहीं किया। प्रोटॉन भाई साहब तो आराम से अपने सेंटर पे बैठे हुए हैं, प्रोटॉन हलाल है, नहीं हिलता, राइट। तो प्रोटॉन को नहीं हिलना है, अपनी जगह पे बैठा है आराम से, जो भी मेहनत कर रहा है कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन में कौन रोल निभाता है? इलेक्ट्रॉन रोल निभाता है। और एक बात बता दूं मैं आपको कि जो प्रोटॉन का वेट है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में करीब करीब 1837 टाइम्स ज्यादा होता है। इतने गुना इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन भारी होता है, इसलिए इजीली मूव नहीं करता। अब जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब रब किया जाता है तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाता है, एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, एक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए एक ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ें। जस्ट इमेजिन कर लो, अपन फिर से इमेजिन कर लेते हैं। मान लो कि ग्लास की रॉड है, मान लो ग्लास की रॉड है, और मान लो ये सिल्क का कपड़ा है। इमेजिन करो, अब ये ग्लास की रॉड है और ये सिल्क का कपड़ा है और इस पर मैं रब कर रहा हूं। ग्लास की रॉड को मैंने सिल्क पे रब किया तो इस केस में ग्लास की रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क में जाएगा। ग्लास की रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में जाएगा? सिल्क में जाएगा। किससे इलेक्ट्रॉन निकला? ग्लास की रॉड से, इसलिए कैसी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिव। किस में गया? सिल्क क्लॉथ में, कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव, राइट। और देख सकते हैं, मान लीजिए कि कॉम्ब है और मेरे हेयर ड्राई है और मैंने ऐसे रब किया। इस केस में मेरे ड्राई हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल के कॉम्ब में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन किससे निकले? मेरे हेयर से। किस में गए? कॉम्ब में गए। जिससे निकले पॉजिटिवली चार्ज, मेरे हेयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और एक कॉम्ब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। या मान लीजिए आप घर पे रबर के शूज वाला कोई शूज पहन के उलन कारपेट पे चल रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं। शूज कैसे हैं? रबर शूज है। किस पे चल रहे हो? उलन कारपेट पे चल रहे हो। इस केस में उलन कारपेट से इलेक्ट्रॉन आपके रबर शूज में जाएंगे, उलन कारपेट से इलेक्ट्रॉन रबर शूज में जाएंगे। तो उलन कारपेट पॉजिटिवली चार्ज, जिसमें गया रबर शूज नेगेटिवली चार्ज। या और भी हो सकता है कि आप फलालेन के कपड़े से एबोनाइट को रगड़े, तो फलालेन के कपड़े से या कैट की स्किन से, आपके पास कोई फैट एनिमल है कैट, उसकी आपने ऊपर रगड़ दिया एबोनाइट की रॉड, तो फलालेन या कैट स्किन से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में जाएंगे। इस केस में एबोनाइट स्टिक नेगेटिवली चार्ज होगी और फलालेन या कैट स्किन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है आपकी लाइफ में। तो सवाल आता है कि कब कौन सा पॉजिटिवली चार्ज होगा, कब कौन सा नेगेटिवली चार्ज होगा, इसका पता लगाना है। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का नॉलेज होना चाहिए। वी हैव टू नो द इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इस सीरीज को आपको स्क्रीन पे देने जा रहा हूं, ध्यान रखना। जो पहले आएगा पॉजिटिवली चार्ज होगा, जो बाद में आएगा नेगेटिवली चार्ज होगा।
सीरीज में टोटल मैं आपको 15 एलिमेंट के नाम देने जा रहा हूं, जिसका नाम पहले है उससे जिसका नाम बाद में, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब पहले वाला पॉजिटिवली चार्ज होगा और बाद वाला निगेटिवली चार्ज होगा। तो रेडी, चेक द, ये रही आपके पास सीरीज। ठीक है, 1 से लेके 15 तक है पूरे। 1 फॉर के लिए, सेकंड फलालाइन के लिए, थर्ड सिलिक वैक्स के लिए, फोर्थ ग्लास के लिए, फिफ्थ कॉटन के लिए, सिक्स्थ कॉपर के लिए, 7th सिल्क, 8th ह्यूमन बॉडी, 9th वूल, 10th हार्ड मेटल, 11th हार्ड रबर, फिर है रेजिन, फिर है अंबर, फिर है सल्फर और लास्ट में है एबोनाइट। ऐसे याद होने चाहिए, कुछ भी नहीं लगता, 5 मिनट में याद कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिसका नाम पहले है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जिसका नाम बाद में नेगेटिवली चार्ज होगा। चलिए आफ्टर दिस, अब यहां से हम आपके 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। बेटा जितना मैंने पढ़ाया इसके बगैर पढ़ते ऊपर 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 रहते हैं, पर आपको पता है कि समंदर में जब गहरे गोते लगाओ तभी हीरे मिलते हैं। दैट्स वाई टॉपिक के डेप्थ में जाना जरूरी होता है, और ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आप अभी पढ़ रहे हैं, उसका 12th में पढ़ेंगे। 12th में पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑप्टिकल साइंस है। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज चार्ज। मैंने आपको समझा दिया था कि इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी। किससे जुड़ी हुई है? मैटर से जुड़ी हुई है। इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच it produces our experiences. It produces our experiences. Electrical and magnetic effect. Electrical and magnetic effect. It can either be positive or negative. यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया था। Now, अब क्वेश्चन आता है कि हम चार्ज को मेजर कैसे करेंगे। जैसे कि मुझे अगर किसी की लेंथ मेजर करनी है तो बोलूंगा कि इसकी लेंथ 1 मीटर है, मतलब कि यूनिट होगी ना मेजर करने की। लेंथ के लिए मीटर है, मास कितना है बोलेंगे अपन किलोग्राम में मेजर करेंगे, टाइम को अपन सेकंड में मेजर करेंगे। तो चार्ज को किस में मेजर करेंगे? तो चार्ज को हम मेजर करेंगे कूलॉम्ब में। इसे डिनोट किया जाता है C से। तो चार्ज को किस में मेजर किया जाएगा? कूलॉम्ब में। तो कूलॉम्ब इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C। और बेटा ध्यान रखना, चार्ज को डिनोट किया जाता है Q से। चार्ज इज डिनोटेड बाय Q और चार्ज की SI यूनिट है कूलॉम्ब। इसे डिनोट किया जाता है C से। इसके अलावा एक और वर्ड आएगा नेट चार्ज। इसे डिनोट करेंगे कैपिटल Q से। नेट चार्ज मतलब बॉडी का पूरा चार्ज। किसी बॉडी के कंप्लीट चार्ज को हम क्या बोलते हैं? नेट चार्ज। अब यहां कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर चार्ज और नेट चार्ज में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई बॉडी का नेट चार्ज 0 हो सकता है, लेकिन तब भी वो चार्ज हो सकती है। किसी बॉडी का नेट चार्ज 0 होने पर भी वो चार्ज हो सकती है। इमेजिन करें कि देयर इज अ बॉडी और इसमें प्लस माइनस इक्वल मात्रा में, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें कोई नेट चार्ज इसका 0 होगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई पॉजिटिव फील्ड ला दिया, बहुत पावरफुल पॉजिटिव फील्ड इसके पास यहाँ पे लगा दिया। जब मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव फील्ड रख दिया तो इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ जाएंगे और पॉजिटिव रिपेल होकर इस साइड चले जाएंगे। अब बेटा ध्यान रखो, यहां पे टोटल जो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की टोटल मात्रा जो है सेम है, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब नेट चार्ज 0 है। लेकिन ये वाला कोना पॉजिटिवली चार्ज है और ये वाला कोना नेगेटिवली चार्ज है। मैं एक काम करता हूं कि यहां पर मैं एक अर्थिंग दे दूं इस साइड में। इसको जब ग्राउंड प्रोवाइड कर दो तो इसके लिए क्या होगा, सारे के सारे चार्ज ट्रांसफर होकर चले जाएंगे, यहां से गैप हो जाएंगे। अब क्या बचे? केवल नेगेटिव। फिर मैंने इसको हटा दिया, इस केस में बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो नेट चार्ज समझ में आया, बॉडी का कंप्लीट चार्ज।
अब चार्ज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली बात आती है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपने पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, नहीं पता तो समझ लें कि स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होती है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और यूनिट के अलावा डायरेक्शन भी होता है। चार्ज को बताने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज हमको केवल इतना बताता है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब नेगेटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन की तुलना में मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज है। सेकंड बात है चार्ज ट्रांसफरेबल है। मैंने भी आपको दिखाया था, यहां से ग्राउंड में ट्रांसफर कर दिया तो चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। थर्ड आते इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज का आप जैसे अलजेब्रा में के रूल्स इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अलजेब्रा की तरह से प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स अप्लाई कर सकते हैं चार्ज पे, जैसा मैंने यहां पे किया था, प्लस माइनस जीरो कर दिया था। अलजेब्रा मैथ्स के जैसे हम चार्ज पे वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बहुत अच्छे से समझें। इससे आप ऐसे माने आप क्लास में बैठे हैं और एक क्लास में मान लीजिए 25 स्टूडेंट्स हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई टीचर 2.5 स्टूडेंट्स को बाहर कर दे, या तो 2 स्टूडेंट बाहर जाएंगे या 3 स्टूडेंट बाहर जाएंगे? ऐसा हो सकता है 2.5 स्टूडेंट बाहर चले जाए? नॉट पॉसिबल। मतलब कि वहां क्वांटाइजेशन है एक निश्चित मात्रा में। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां से क्या बाहर निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। क्या बाहर निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। किसी मैटर से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है। मतलब जो चार्ज है किसमें क्वांटाइज्ड है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज में क्वांटाइज्ड है। मतलब जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में होता है कम से कम उतना बाहर जाएगा, कम से कम उतना अंदर जाएगा, उसके बीच का कोई नहीं होगा। या तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा या तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। मतलब कि चार्ज कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। जैसे कि चार्ज ऐसे था तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना बढ़ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन पे इतना बढ़ जाएगा। डिस्क्रीट है देखो यहाँ पे, ये ऐसा नहीं हो सकता है कुछ ऐसा ऐसा आगे बढ़े। कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसीलिए जब अपने को पता चले क्वांटाइजेशन चार्ज का मतलब है कि चार्ज कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि बंडल्स के रूप में जाता है। तो वो जो एक चार्ज का बंडल है वही इलेक्ट्रॉन होता है, उसको मिनिमम चार्ज कहते हैं। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मिनिमम चार्ज भी कहा जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 to the power of minus 19 किलोग्राम सेकेंड मीटर कूलम्ब। चार्ज किस में नापते हैं? कूलम्ब में। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10 to the power of minus 19 कूलम्ब। तो या तो इतना चार्ज बाहर निकलेगा या तो इतना चार्ज मिलेगा। इससे कम चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, कम से कम इतना तो ट्रांसफर होगा। मतलब चार्ज इतने चार्ज में, इस मैग्नीट्यूड में क्वांटाइज्ड होता है, इतने मैग्नीट्यूड में क्वांटाइज्ड होता है। इज इट क्लियर? तो यदि आपसे किसी ने पूछ लिया, चलो एक क्वेश्चन आपका टेस्ट करते हैं कि एक कूलम्ब चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मुझे 1 कूलम्ब चार्ज देना है। अब मुझे 1 कूलम्ब इसको नेगेटिव चार्ज देना है, इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे इसमें। पर 1 कूलम्ब के लिए मुझे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे? या मुझे इसे पॉजिटिवली चार्ज करना है तो 1 कूलम्ब चार्ज के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे? ठीक है, तो माय क्वेश्चन इज कि 1 कूलम्ब चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी? क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बेटा फर्स्ट थिंग ध्यान रखना, नेट चार्ज जो होता है 2 चीजों से होता है। एक तो होगा N इंटू E। इस फॉर्मूले को दिमाग में फिक्स कर लो। यहां पे Q इज ए नेट चार्ज, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो चार्ज को डिफाइन करने के लिए नेट चार्ज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू
चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, या इसको अपन बोल सकते हैं मिनिमम चार्ज। तो मैंने आपसे क्या बोला है कि 1 कूलाम के लिए, मतलब चार्ज की वैल्यू कितनी दे रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन में, 1 कूलाम। तो 1 कूलाम चार्ज के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? माय क्वेश्चन इज 1 कूलाम चार्ज के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? आई एम आस्किंग अबाउट एन। तो एन इक्वल्स टू क्या कर सकते हो? एन इक्वल्स टू एन, यहां क्यू नीचे आ जाएगा, क्यू बाय ई। वी कैन राइट लाइक दिस। तो चलो वैल्यू प्लेस कर दूं। कूलाम, 1 कूलाम मतलब मैग्नीट्यूड उसका 1 है, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है बेटा? कहां लिखा था? ये लिखा 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। इसे मैथमेटिकली प्रोसेस कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि 1 कूलाम के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। सॉल्व करें, चलो सॉल्व करते हैं। तो 1 अपॉन की जगह मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, कि देखो जरा 10/16 लिख सकता हूं ना। ये पॉइंट हटा दिया, एक जीरो लगा दिया। एक काम और करता हूं, मुझे यहां पे एक और जीरो बढ़ाना है, यहां एक जीरो बढ़ाना मतलब यहां एक कम करना पड़ेगा। ऐसा लिख सकता हूं इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18। पक्की बात। अब 100/16 करके देखो कितना आता है। 100/16 करोगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा? 6.2 या 25 इंटू इस 10 को 1/10 है ना, इसको 10 पे ले जा दो, ऊपर ले जा दो, तो पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18। किसकी वैल्यू आई? एन की। किसकी वैल्यू आई? एन की। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 6.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18। कभी कभी पॉइंट हटा देते हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18 ही बोलते हैं। 1 कूलाम चार्ज के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब 1 कूलाम चार्ज यदि मुझे इस मार्कर को देना है तो मुझे 6.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे, या इससे लेने पड़ेंगे। अगर इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये निगेटिवली चार्ज होगा 1 कूलाम, और इससे इलेक्ट्रॉन ले लूंगा तो पॉजिटिवली चार्ज होगा 1 कूलाम। यहां तक इलेक्ट्रिसिटी समझ में आई? ऐसा है चार्ज, न जाने कैसा है चार्ज, पर जैसा है चार्ज बड़ा अच्छा है चार्ज, क्योंकि अगर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ से हट जाएगी। तो वी हैव टू स्टडी इलेक्ट्रिसिटी। आज मैंने आपको चार्ज समझाया, नेक्स्ट क्लास में करंट आपको समझाने वाला हूं। करंट जो आपके घरों के तारों में दौड़ता है, जैसे नदी में पानी बहता है, बहता हुआ वाटर नदी कहलाता है, एग्जैक्टली फ्लो करता हुआ चार्ज करंट कहलाता है। बहता हुआ चार्ज मतलब कि एक तार में से अगर करंट बह रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं, चार्ज फ्लो कर रहा है। ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टडी 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 एंड अगेन स्टडी। खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।